कैसे हो सब। तो हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था रेमाटिमान रिएक्शन और जो कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन है वो देखा था। इन आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो आज हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होती है और उसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है वो सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं जो हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है उसे। तो रिएक्शन क्या है हमारी, इसमें जो अमाइड नाम ही है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो नाम से ही पता चल जाएगा इसमें कुछ ब्रोमीन वाला होगा और अमाइड होगा, उसकी रिएक्शन होगी। राइट, तो रिएक्शन में क्या होगा, जो अमाइड है, अमाइड ग्रुप होता है, उसकी रिएक्शन हम NaOH और Br2 के साथ करवाने वाले हैं और इसमें से जो हमारी प्रोडक्ट है वो मिलेगी हमें प्राइमरी अमाइन। ये जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है ना, वो स्पेशली फॉर प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन के लिए ही यूज होती है। ठीक है, तो जब भी प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन की बात आए तो क्या याद होना चाहिए कि इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का ही यूज होगा। राइट, तो देखते हैं रिएक्शन में क्या है। जो मैंने बोला कि जो अमाइड ग्रुप है इस CONH2, इसे क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं RCONH2। तो ए हुआ हमारा अमाइड ग्रुप और इसकी ना हम NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर कभी कभी ना एग्जाम में इसे NaOBr इसके फॉर्म में भी दिया होता है, तो इसमें क्या होगा, NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करवानी है और उसमें से हमारा जो प्राइमरी अमाइन होता है वो जनरेट होगा। राइट, तो ये बात हुई हमारी रिएक्शन की। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो हमारा अमाइड है उसमें मैंने फर्स्ट ही बताया कि जो बेस का यूज होता है, NaOH है उसका यूज होता है। तो बेस का तो रोल आपको पता ही होगा कि जो भी मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसे बेस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि मोर एसिडिक H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस जो होता है वो। तो यहाँ पे तो एक दोनों ये वाले हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर इसमें क्या बचेगा हमारा NH, और एक H जो है वो रिमूव हो गया, यानी कि जो बेस है OH- है उसने हमारा एक जो हाइड्रोजन है उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया। तो क्या बना इसमें NH-, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि उसकी एक जो वैलेंसी है वो कम हो गई, इसलिए। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि ये जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड, इसमें Br का यानी कि ब्रोमीन का यूज होगा। तो इसमें 2 मोल ब्रोमीन का यूज होगा, यानी Br2। सिंगल ब्रोमीन तो पॉसिबल होता नहीं है, यानी कि Br ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, इसकी वजह से हम इसे क्या लिखते हैं, Br2। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बेस है वो H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इधर से और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ए जो नेगेटिव चार्ज है वो ब्रोमीन है हमारा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जो Br2 है इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव साइन जो होता है वो इस ब्रोमीन पर अटैक करेगा और ये Br का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, और एक Br- के फॉर्म में रिलीज होगा और एक जो Br है वो हमारे नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इधर हो गया हमारा नाइट्रोजन है, उसके साथ हमारा जो ब्रोमीन है वो अटैच हो गया। अब फिर से क्या होगा, सिंपल फिर से वही स्टेप ही दोहराना है। फिर से हमारा बेस आएगा और जो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन जो बचा है उस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पर क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब फिर से जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ इसकी वजह से इस जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और ब्रोमीन का वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा।
इस बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो दोनों वैलेंसी थी वो कम हो गई। इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर आ जाएगी। और जब भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसकी हम 2 वैलेंसी कम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नाइट्रीन, कार्बिन, ऐसा। ठीक है, अगर कार्बन होगा इधर हमारे जो नाइट्रोजन है उसकी प्लेस पर अगर हमारा कार्बन होगा और कार्बन की जो 2 वैलेंसी कम हो जाएगी तो उसे हम बोलते हैं हमारा कार्बिन। तो ठीक उसी वजह से जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के ऊपर 2 वैलेंसी कम हो गई तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, हमारा नाइट्रीन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ए क्या फॉर्म हुआ, हमारा नाइट्रीन फॉर्म हुआ, राइट। और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इधर प्रेजेंट है ना, हमारा जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, कीटोन नाइट्रीन। और इसको एसाइल नाइट्रीन भी बोल सकते हैं। मैंने बोला कि अगर कभी भी कार्बन या नाइट्रोजन उसकी 2 वैलेंसी कम हो जाए, नाइट्रोजन की तो पता ही होगा आपको कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है। अगर 3 होती है लेकिन इधर तो एक ही वैलेंसी है, यानी कि 2 वैलेंसी क्या हुई, कम हो गई, तो जो भी जनरेट होगा उसे क्या बोलते हैं, हम नाइट्रीन बोलते हैं। सेम उसी तरह ही जब भी कार्बन होता है, इसकी जगह अगर हमारा कार्बन होगा और कार्बन की क्या वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी में कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा कार्बिन बोलेंगे। ठीक है, तो ए हमारा नाइट्रीन जनरेट हुआ। और नाइट्रीन यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगी, तो लोन पेयर क्या करेगी, रेजोनेंस में आएगी। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें भी हमने देखा था रेजोनेंस। मैंने बोला था कि कोई भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होता है तो वो बहुत ही स्टेबल होता है, यानी कि जब भी रेजोनेंस करवाते हैं तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो इस बॉन्ड के ऊपर डोनेट कर देगा नाइट्रोजन जो है वो। और ये जो कार्बन और इधर भी कार्बन ही होगा, आर यानी कि हमारा कोई भी अल्केन ग्रुप इधर प्रेजेंट होगा, चाहे कितना भी लंबा ग्रुप क्यों ना हो, कितनी भी लॉन्ग कार्बन की चेन क्यों ना हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। आपने देखा ही होगा रीअरेंजमेंट, जब भी हम कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसमें हम रीअरेंजमेंट करते हैं। लाइक हमारा अगर कार्ब केटायन है तो कार्ब केटायन में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो ठीक उसी तरह हम जो कार्बिन, नाइट्रीन वो होते हैं उसमें भी रीअरेंजमेंट करवाते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जो आर ग्रुप है, इधर जो कार्बन और आर यानी कि कोई भी कार्बन की चेन होगी, इस दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करके उसे शिफ्ट करवाना है जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो कार्बन और इस कार्बन यानी कि आर, उन दोनों का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करेगा और ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन है उसकी तरफ। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कीटोनाइट्रीन और इसे एसाइल नाइट्रीन भी बोलते हैं। एसाइल नाइट्रीन क्यों बोला, क्योंकि RCO इसे क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं और उसकी वजह से नाइट्रोजन के साथ वो अटैच है, तो इसे हम बोलेंगे हमारा एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, और इसका रीअरेंजमेंट करवाना है, यानी कि ये जो बॉन्ड के जो R ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उसके ऊपर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, ए फॉर्म हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये लीजिए डबल बॉन्ड तो हमारा फॉर्म हो गया। और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप था वो शिफ्ट हो जाएगा और अल्काइल ग्रुप है वो शिफ्ट होकर हमारा जो आर है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, तो हो गया ये नाइट्रोजन के साथ अटैच। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ना अब जो कोई भी ऐसा हमारा ग्रुप जनरेट हो गया, नाइट्रोजन है उसके साथ जो आर था वो अटैच हो गया और जो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और ऑक्सीजन के कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड था वो तो एज इट इज ही रहेगा, तो इसे बोल सकते हैं हम आइसोसाइनेट।
आइसोसाइनेट क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइसोसाइनेट। अब तो कुछ नहीं, बस फिनिश होने वाला ही है। इसमें हम अब वाटर का एडिशन करवाना है, यानी कि H2O का एडिशन करवाना है। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा हमारा? वाटर मॉलिक्यूल में होता है हमारा H+ और OH-। ठीक है, इसमें हमारा H+ और OH- प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से इस हमें कैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कार्बन पर हमारा H+ जनरेट होगा और किस कार्बन पर हमारा जो OH है वो अटैच होगा। ठीक है, तो वो हमारा मोर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, उसकी ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा जो OH है वो अटैच हो सकता है और किधर हमारा जो H+ है वो अटैच हो सकता है। राइट, तो ये जो कार्बोनाइल यानी कि इस ग्रुप में क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें ऐसा होता है ना, जब भी एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा होता है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आपने रेजोनेंस तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी होता है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ही शिफ्ट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, उस दोनों में से हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। राइट, और इसमें से क्या फॉर्म होगा हमारा, ये जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियली हमारा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, तो सेम जब भी कार्बन के ऊपर मैंने बोला कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो उस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारा OH है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। ठीक है, तो जो OH- है वो कार्बन पर अटैच हो जाएगा और हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, हमारा जो H+ है उसके ऊपर अटैक करेगा, यानी कि हमारा जो कार्बन है उसके साथ OH अटैच हो जाएगा और जो नाइट्रोजन है उसके साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बामिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और ये हमारा अमाइन ग्रुप हुआ, तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हमारे कार्बामिक एसिड। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, अब बस हमारा जो कार्बामिक एसिड जनरेट हुआ है उस कार्बामिक एसिड को अगर हम जरा सा भी हीट दे देंगे तो इसमें से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा और हमारा प्राइमरी अमाइन जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी प्रोडक्ट, जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है इसकी प्रोडक्ट हुई प्राइमरी अमाइन। अब आपने देखा होगा इसमें ना हमने Br2 और NaOH का रिएक्शन करवाया था। ठीक है, तो इसमें ना एक एग्जाम्पल ऐसा, एंड यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारी होती है, इसमें ना ऐसा रेशियो पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है उसमें जो हमने ब्रोमीन यूज किया होता है, वो ब्रोमीन और जो बेस यानी कि जो NaOH यूज किया है उन दोनों का रेशियो क्या होता है। तो इसमें जो ब्रोमीन यूज किया होता है यानी कि हमारा जो Br2 और जो हमारा NaOH इसमें यूज करते हैं हम, तो इसका ना रेशियो क्या होगा, 1:4 होगा, यानी कि इसमें हमें हमारा 1 मोल जो है वो ब्रोमीन का यूज करना पड़ेगा और जो 4 मोल है वो हमारा बेस का यूज करना पड़ेगा। वो हमने पूरी मैकेनिज्म तो देख ही ली, इसमें आपने देखा ही होगा कि हम जो Br2 का यूज करते हैं वो एक ही बार करते हैं, यानी कि 1 मोल ही Br2 का यूज करते हैं, और जो बेस है उसका हमने 4 मोल लिया था, यानी कि आफ्टर जब रिएक्शन जब कंप्लीट होगी, आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन हमारा जो ब्रोमीन है
यानी कि Br2 है उसका 1 मोल यूज होगा और जो हमारा NaOH है उसका 4 मोल यूज होगा। यानी कि जो Br2 रेस टू NaOH है उसका रेशियो हमें 1:4 मिलेगा। ठीक है, तो ए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो रेशियो है वो, ये कभी कभी गुजकेट, नीट, JEE इसमें डायरेक्टली ये रेशियो भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको खास याद रखना है फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रोमीन और बेस है उसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी जो पूरी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है उसकी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए पूरा रिवाइज कर लीजिए और जब जो भी मैंने अपलोड किया है लेक्चर उसे अच्छी तरह से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।